Hello everyone, welcome you all to Parcham classes. I am Janvi and I take burning issue section. हमारी क्लासेस ट्यूसडे और फ्राइडे वीकली शेड्यूल रहती हैं। प्रीवियस क्लासेस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बनी हुई बर्निंग इशू की प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम उन स्कीम्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आपकी कह लो कि न्यूज में रही हैं, न्यूज़पेपर्स में आई हैं, करंट अफेयर का जो बहुत ही एक मेजर पोर्शन है उनका हिस्सा है। साथ ही साथ देखो यहाँ पर जितनी भी स्कीम्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस की है और यहाँ पर हम उनकी स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज के बारे में देखेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज की यहाँ पे कौन कौन सी स्कीम्स हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि लास्ट सेशन में पूछा था। क्वेश्चन था कि मैकुले मिनट जो है वो किस ईयर में यहाँ पे ले आया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 1835। यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अग्निपथ। देखो अग्निपथ जो है वो 14 जून 2022 में यहाँ पे अनाउंस की गई थी। बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्कीम है। मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यहाँ पे इसे अनाउंस किया था। अग्निपथ का जो मॉडल है वो एक पैन इंडिया मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसीजर का मॉडल है। इस अग्निपथ डिफेंस पॉलिसी रिफॉर्म स्कीम के तहत यहाँ पर इंडियन आर्म फोर्स के अंदर मैन और वुमेन को रिक्रूट किया जाएगा। देखो जो भी यहाँ पे मैन या वुमेन रिक्रूट होकर जाएंगे अग्निपथ में उनको यहाँ पे अग्निवीर कहा जाएगा। और साथ ही साथ इस अग्निवीर जो ये स्कीम है इसके तहत जितने भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स किए जाएंगे उन सारे के सारे रिक्रूटमेंट जो है ये तीनों आर्म फोर्स के लिए है, यानी कि आपकी इंडियन नेवी, एयर फोर्स और इंडियन आर्म फोर्स। साथ ही साथ देखो जो पूरा का पूरा एनरोलमेंट प्रोसीजर है वो एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कई तरीके की यहाँ पे आपके देखोगे कि वेरियस रैलीज देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जैसे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, यहाँ पर इन पर्सन्स की जो है प्रॉपर इंटरव्यूज कराए जाएंगे, कैंपस इंटरव्यूज कराए जाएंगे। उसके बाद जो है इनका सिलेक्शन जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए किया जाएगा। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो यहाँ पर 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर तक की एज के जो भी यहाँ पे मैन या वुमेन है अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है एजुकेशनल, तो यहाँ पे 10th और 12th जो है आपकी क्वालिफिकेशन है, 10th पास होनी चाहिए या फिर 12th। उसके बाद यहाँ पर देखो एक ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस जो है कंपटीशन कराया जाएगा, फिर मेडिकल और फिजिकल फिटनेस देखी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आगे पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। अब इस पूरी की पूरी जो अग्निवीर की आप कह लो कि प्रोविजन है, किस ड्यूरेशन में ये सर्विस करेंगे, क्या ट्रेनिंग पीरियड है, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। देखो जो इनका सर्विस ड्यूरेशन है वो है टोटल 4 इयर्स का। यहाँ पर जो भी सोल्जर्स हैं वो बेसिकली 17 से 20 साल तक अपनी जो है जॉब कंप्लीट कर लेंगे। जो पूरा का पूरा ये 4 साल का पीरियड है इसमें 6 महीने का जो है ट्रेनिंग पीरियड भी इंक्लूडेड है। सैलरीज 30,000 होंगी, 30,000 स्टार्टिंग में, और ज्यादा से ज्यादा जब आप अपने जॉब के एंड में होगे तो ये 40,000 हो जाएगी बढ़कर। जॉब के बाद आपको एक सेवा निधि पैकेज भी दिया जाएगा जिसमें आपका 10 से लेकर 12 लाख रुपीज आपको मिलेंगे। ये जो 10 से लेकर 12 लाख रुपीज आपको मिल रहे हैं ये जब आप जॉब करोगे उसी समय आपकी जो सैलरी होगी उससे 30% का कंट्रीब्यूशन जो है आपके कट कर यहाँ पे सेवानिधि फंड में चला जाएगा। और जो भी यहाँ पे अग्निवीर हैं जब वो अपनी जॉब से रिटायर होंगे तो उनको ये सेवानिधि जो फंड है वो 11 से 12 लाख रुपए वो उन्हें दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके का ये पूरा जो है इनका जॉब प्रोसीजर है। देखो जो इनकी सर्विसेज है
आखिर यहाँ पे जब जॉब ये कर लेंगे, 4 ईयर का जो इनका टेन्योर है वो खत्म हो जाएगा, देन फिर क्या? क्योंकि 20 ईयर्स तक मोस्टली लोग यहाँ पे आप देखोगे कि जो जॉब्स है उनसे रिटायर हो चुके होंगे। तो देखो जो 25% अग्निवीर होंगे उस बैच के, उन्हें तो वापस से यहाँ पे फुल टर्म 15 ईयर्स की जो सर्विस होती है इंडियन आर्मी की, वहां पर रखा जाएगा, लेकिन उन्हें ऑफिसर रैंक नहीं दी जाएगी, वो एक नॉन ऑफिसर रैंक पे रहेंगे। साथ ही साथ देखो यहाँ पे अग्निवीर के लिए कोई भी पेंशन की यहाँ पे सुविधा नहीं प्रोवाइड की गई है। लाइफ इंश्योरेंस कवरेज होगा वो एक तरीके का नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस होगा। साथ ही साथ अगर यहाँ पे किसी की जान जाती है या फिर कोई डिसेबिलिटी होती है तो 1 करोड़ रुपीज, और साथ ही साथ जो सेवा नीति का पूरा पैकेज का फंड है, अमाउंट है, वो भी यहाँ पर फैमिली को दिया जाएगा। और जो भी यहाँ पे देखो उनका क्या होगा, जो 75% अग्निवीर हैं, तो देखो जो 75% अग्निवीर हैं जिन्हें वापस से इंडियन आर्म फोर्स में नहीं रखा गया, वो बाहर जाकर अपना रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जो है वो उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जहां भी वो अप्लाई करेंगे वहां पर अग्निवीर को जो है बाकी जो भी एप्लीकेंट्स होंगे उनके कंपैरिजन में प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये है पूरी आपकी अग्निपथ स्कीम। नेक्स्ट है मिशन कर्मयोगी। सी यहाँ पर मिशन कर्मयोगी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की एक स्कीम है। बेसिकली एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं, यानी कि आपके आईएएस आईपीएस जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्हें एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है वो एक ट्रेनिंग कराई जाएगी, जिससे जो उनकी आप कह लो एफिशिएंसी है और जो एक लर्निंग है वो और ज्यादा बढ़े। यहाँ पे देखोगे इस प्रोग्राम के तहत वेरियस जो है बाहर वेरियस कंट्रीज से यहाँ पे जो भी अच्छे प्रैक्टिसेस हैं, प्रोग्राम प्रैक्टिसेस किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज में ब्यूरोक्रेट जो है एक सिस्टम को चला रहे हैं, तो वहां से नई नई टेक्निक्स जो है इंडिया के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें भी सिखाई जाए। और यहाँ पर देखोगे आपकी लास्ट में उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से जितने भी आपके सिविल सर्वेंट्स होंगे उनका इवेलुएशन भी किया जाएगा। 6 पिलर है मिशन कर्मयोगी के, जिसपे यहाँ पे देखो इसी बेसिस पर ये पूरा का पूरा प्रोग्राम डेवलप किया गया है। और सिविल सर्वेंट्स को बेसिकली इन 6 सेक्टर्स की जो है इंफॉर्मेशन और लर्निंग देना जरूरी है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है आपका पॉलिसी फ्रेमवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता ही है कि सिविल सर्वेंट्स को पॉलिसी फ्रेमवर्क, देखो ये हमेशा जो है नॉलेज को अपडेट करना पड़ता है, इस वजह से ट्रेनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब के पहले और ड्यूरेशन में भी। तो यहाँ पे पॉलिसी फ्रेमवर्क है, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, तीसरा है कंपटेंसी फ्रेमवर्क, नेक्स्ट डिजिटल लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके बाद यहाँ पे मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन फ्रेमवर्क। ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल जो है हैंडल कर रही है। इस काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, और यही जो आपकी पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल है ये यही एपेक्स बॉडी है आपकी मिशन कर्मयोगी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इस पूरी काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर के अलावा यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स और साथ ही साथ जो एचआर के प्रैक्टिशनर्स हैं, थिंकर्स हैं, इन लोगों को भी इन्वॉल्व किया गया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्कीम है कुसुम। कुसुम की अगर हम बात करें तो बेसिकली इंडिया के अंदर सोलर प्रोडक्शन को, सोलर पावर की जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ ये जो सोलर पावर है वो हमारे फार्मर्स को बेनिफिट दे, इसलिए ये कुसुम स्कीम शुरू की गई थी। कुसुम का फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो देखो इसके तहत जो है यहाँ पर पूरा का पूरा 48,000 करोड़ का जो है सम एलोकेट किया गया था। ये पूरी की पूरी स्कीम 2018-19 के यूनियन बजट में पेश की गई थी। यहाँ पर देखो आगे चल के कुछ रिफॉर्म्स भी हुए हैं। पहले हम समझते हैं कि जो आपकी ये स्कीम अनाउंस हुई है इसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है। देखो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही है। साथ ही साथ इस स्कीम के तहत 1.7 मिलियन ऑफ ग्रिड एग्रीकल्चरल सोलर पंप जो है फार्मर्स को दिए जाएंगे। ऑफ ग्रिड क्या? देखो ऑफ ग्रिड वो जो मेन सोलर ग्रिड मेन प्लांट से कनेक्टेड नहीं होते हैं। यहाँ पे ऑफ ग्रिड यानी कि इंडिविजुअलिटी की बात होती है। कुछ आप देखोगे कि इंडिविजुअल जो पंप्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बैरन लैंड के ऊपर 10,000 मेगावाट्स की यहाँ पे सोलर प्लांट्स को इंस्टॉल करने की बात कही गई है। आप ये देख सकते हो इमेज में, ये है आपकी बैरन लैंड। ऑब्वियस सी बात है कि हम एग्रीकल्चरल लैंड पे नहीं कर सकते हैं, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है ताकि हमारे जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो भी खराब ना हो और हम एक क्लीन एनर्जी भी डेवलप कर पाए।
तो ये कैसे होगा? जब हम बैरन लैंड का यूज सोलर पावर जनरेशन में करेंगे। तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है। तीसरा बेनिफिट है कि आप जो ये पावर जनरेट हो रही है उसे डिस्कॉम्स को भी सेल कर सकते हो। कैसे? जो भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, अगर वो इन फार्मर्स से सोलर पावर खरीदती हैं तो उन्हें तो इंसेंटिव मिलेगा, साथ ही साथ आप देख रहे हो कि यहाँ पे फार्मर्स को भी एक इनकम ऑफ सोर्स यहाँ पे जनरेट होकर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कही गई हैं। एक और चीज है कि जो भी यहाँ पे एग्जिस्टिंग ट्यूबवेल्स और पंप्स हैं उनको भी यहाँ पर सोलर पावर में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि वो सोलर पावर से चले। आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये पंप्स होते हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी फार्मर्स इन सोलर पंप्स को खरीदता है तो उसे 60% की सब्सिडी जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि 2021 में एक इम्प्रूवमेंट किया गया। क्या? देखो यहाँ पे क्या किया गया है कि पहले इंडिविजुअल जो है यहाँ पर पंप्स दिए जा रहे थे, या फिर जो एग्जिस्टिंग पंप्स लगाए गए हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते हैं उन्हें बदला जा रहा था ताकि वो सोलर पावर पे रन करें। यहाँ पर क्या किया गया है कि जो मेन फीडर होता है उसी को जो जहां से एग्रीकल्चरल सेक्टर को पावर जाती है, आप देखोगे कई सारे विलेजेस में जहां भी आप देखोगे तो एग्रीकल्चरल फीडर अलग होता है। ठीक है, तो वहां का जो फीडर है वही अगर हम मेन फीडर को ही बदल दें सोलर में तो यहां पर हमें हर एक पंप को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2021 में ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे चेंज लाए गए। बेसिकली इस पूरी की पूरी स्कीम के 3 कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या? पहले तो हमें टोटल जो है 10,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन करना है सोलर पावर का। उसके बाद 20 लाख यहाँ पर हमें एग्रीकल्चरल पंप्स भी लगाने हैं। और तीसरा है कि 15 लाख जो है जो एग्रीकल्चरल पंप्स हैं उन्हें हमें ग्रिड से कनेक्ट करना है, यानी कि जो मेन ग्रिड है। अभी हमने बात की थी कि यहाँ पे 1.7 मिलियन जो है ऑफ ग्रिड एग्रीकल्चरल पंप्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करने थे, और यहाँ पर 15 लाख जो है ग्रिड से कनेक्टेड पंप का भी टारगेट है। तो ये थी हमारी आपकी कह लो कुसुम। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की। ये एक जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चला रही है। ठीक है, 2016 में लॉन्च की गई थी। पहले इस स्कीम का नाम देखो क्या था, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस स्कीम का ओल्ड नेम क्या था। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली जो भी 19 ईयर से लेकर उसके ऊपर की एज की जो भी वुमेन्स हैं और साथ ही साथ जिनका ये फर्स्ट टाइम जो है वो बर्थ दे रही हैं उनके ऊपर मेन फोकस रखा गया है। कोई भी ऐसी वुमेन जो प्रेगनेंसी के टाइम अपना उनकी जो अगर एम्प्लॉयमेंट में है तो अगर उनका सैलरी लॉस हो रहा है तो यहाँ पे पार्शियल उसका भी कंपनसेशन करने की बात कही गई है। नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे दी गई है, नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 के तहत जो भी मदर और चाइल्ड है उन्हें एक सही न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। तो सही न्यूट्रिशन ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है MIS एप्लीकेशन। और साथ ही साथ जो मेन यहाँ पे काम करेंगी वो है आपकी आंगनवाड़ी सेंटर और आशा और ANM वर्कर्स। आप देखोगे कि जो विलेजेस होते हैं वहां पे ANM और आशा जो वर्कर्स होती हैं वो इस तरीके की जो भी वैक्सीन के प्रोग्राम्स होते हैं और जो भी आपकी सरकार जो है ऐसे मातृ वंदना योजना के तहत जो भी चीजें प्रोवाइड कराती है उन सारी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन ANM और आशा वर्कर्स ही करती हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे है मिशन इंद्रधनुष, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे 2014 में लॉन्च किया गया था और उस समय इसका टारगेट रखा गया था कि हमें भारत में 90% जो भी यहाँ पे मदर हैं और जो भी चिल्ड्रन जो कि 2 साल से कम की एज के हैं वहां पर सभी को यहाँ पे वैक्सीन प्रोवाइड करानी थी, सभी को वैक्सीनेट करना था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2014 में ये स्कीम लॉन्च की गई और इसके बाद इसके कई सारे वर्जन्स निकाले गए। दूसरा जो इसका वर्जन आया वो आया इंटेंसिफाई मिशन इंद्रधनुष यानी कि IMI 2.0। इसके तहत यहाँ पर 100% जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर 2020 में इंद्रधनुष 3.0 भी लॉन्च किया गया। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्कीम रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर इस स्कीम को चला रही है, साथ ही साथ कई और मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट भी यहाँ पर साथ में है। कौन कौन से? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर।
इस स्कीम के तहत कौन कौन सी डिजीज की वैक्सीन को यहाँ पे रखा गया है, तो वो है पोलियो, डायरिया, मीजल्स, कफ और हेपेटाइटिस। तो यहाँ पे देखो ये जितनी भी डिजीज हैं इनके तहत जितनी भी वैक्सीन हैं वो सारी, जितनी भी प्रेग्नेंट मदर्स हैं और 2 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उन्हें लग जानी चाहिए अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पर एक डेटा निकल के आया है हेल्थ मिनिस्ट्री का, क्या है देखो, जब IMI 3.0 की शुरुआत हुई तो पहले ही दिन यहाँ पर 5000 प्रेग्नेंट वुमेन और 29,000 चिल्ड्रन को वैक्सीन लगाई गई हैं। नेक्स्ट है स्किल इंडिया मिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे 2014 की एक रिपोर्ट आई जिसके तहत ये बताया गया कि भारत के अंदर सिर्फ 2% ही वर्कफोर्स स्किल्ड है। आप समझो कि 2% बहुत ही ज्यादा कम होता है और बाकी की जो वर्कफोर्स है वो स्किल नहीं है, और इसी कारण से पूरी की पूरी कंट्री में जो है वो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी आ रही है। साथ ही साथ देखो यहाँ पे वोकेशनल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग की भी बहुत बड़ी कमी देखी गई है वर्कफोर्स के अंदर। एक स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की स्टडी कहती है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 12 करोड़ की जो है मैन पावर है जिसे यहाँ पे स्किल एनहेंसमेंट की जरूरत है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक अम्ब्रेला स्कीम लॉन्च की 2015 में, स्किल इंडिया मिशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था 40 करोड़ यहाँ पे जो यंग पीपल हैं उन्हें 2023 तक जो है ट्रेन करना। किस तरीके से, देखो यहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर में अलग अलग स्किल्स की जरूरत होती है। IT सेक्टर में प्रोग्रामिंग की जरूरत है, किसी और सेक्टर में किसी और चीज की जरूरत है, टेक्सटाइल में टेक्सटाइल जैसी जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी स्किल्स की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर जब वर्कफोर्स स्किल नहीं रहेगी तो इंडस्ट्रीज ग्रो कैसे करेंगी। तो यहाँ पर हर एक इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से जो भी ये यूथ हैं इन्हें स्किल जो है प्रोवाइड करानी है। तो इस तरीके का यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्किल का। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी देखो मेक इन इंडिया स्कीम। अब मेक इन इंडिया स्कीम जो है हमें पता है कि सेल्फ सफिशिएंट बनने पे फोकस कर रही है, यानी कि आत्मनिर्भर बनने पे फोकस कर रही है। 2014 में इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया था और जो मेन यहाँ पे फोकस था डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यहाँ पे हमें एनहेंस करना था, बूस्ट करना था। ठीक है, यहाँ पर देखो इस जो पूरी स्कीम है उसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैंडल कर रही है, और जो ये वेबसाइट है यहाँ पर makeinindia.com, ये भी यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब देखो मेक इन इंडिया में यहाँ पे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, आप समझो चाइना इतना बड़ा जो है आप कह लो मैन्युफैक्चरर है, वो कैसे बना। चाइना का जो मेन था कि उनके पास बहुत बड़ी एक वर्कफोर्स है। उनके साथ एडवांटेज ये है कि क्योंकि वहां पर आप देखोगे कि पूरा का पूरा जो चाइना है वो गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। इस कारण से उन्होंने अपनी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को, जो उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड था, उसे प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथन कर लिया। और जिस कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है उसकी इकोनॉमी जो है बहुत मजबूत होती है। तो चाइना की सक्सेस के पीछे मेन जो रीजन है वो है उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि सबसे बड़ी पहली चीज ये है कि यहाँ पर बहुत ही जो जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो मेनली जो है स्मॉल, आप कह लो स्मॉल स्केल पे काम करते हैं। बिग स्केल पे काम करने की यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स नहीं है क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आती है वो आती है मशीनरी की, फिर आती है टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पर जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास ये सारी चीजें नहीं है। तो इस स्किल के तहत यहाँ पर जो मेन फोकस रखा जाएगा वो इन्हीं सारी चीजों को, जो भी कमियां हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, उन्हें मजबूत करने में। क्योंकि इंडिया तभी यहाँ पर आप कह लो कि वो जो विश्व गुरु का यहाँ पे आपका विजन है कि इंडिया को सबसे बड़ा बनना है, सबसे आप कह लो कि इकोनॉमी में एनहेंस बनना है, यहाँ पर थर्ड जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी बननी है, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यहाँ पे मजबूत करना हो। तो इसीलिए स्किल इन इंडिया जो है यहाँ पे मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है चलाया जा रहा है। इसके तहत ये माना जा रहा है कि अगर इस पूरे की पूरी स्कीम का सही से इम्प्लीमेंटेशन होता है तो 12 से 14% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और साथ ही साथ ये स्कीम जो है 100 मिलियंस जो है जॉब क्रिएट करेगी 2022 तक, और जो जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर होगा वो बढ़कर आप कह लो 25% तक चला जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ पे भी फोकस किया गया है, और जो पूरा का पूरा हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसे ग्लोबली जो है कॉम्पिटिटिव बनाने के ऊपर फोकस किया गया है।
आप देख सकते हो ये मेक इन इंडिया का जो है लोगो है, ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो, ये जो लायन है इसके अंदर कॉग्स भरे गए हैं। ठीक है, ये क्या सिंबलाइज करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग नेशनल प्राइड और स्ट्रेंथ को। यहाँ पर देखो मेक इन इंडिया के तहत 25 सेक्टर्स के ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है, जिसके हमें मैन्युफैक्चरिंग को जो है स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये आप देख लो, ये हैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, और यहाँ पे कुछ सर्विसेज सेक्टर्स भी हैं जिनके ऊपर फोकस करने की बात कही गई है। देखो, ये है आपकी मशीनरी और ये है आपकी टेक्नोलॉजी। सर्विस सेक्टर में जो मेन आपका कह लो कंट्रीब्यूशन है वो टेक्नोलॉजी का है, तो यहाँ पे हमें टेक्नोलॉजीज को और ज्यादा एनहेंस करना है और अच्छी टेक्नोलॉजीज ले आनी है, और यहाँ पर हम मशीनरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक थे आपकी हृदय स्कीम। ठीक है, इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। मेन जो इसकी आपकी मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हृदय का फुल फॉर्म है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसके तहत आप कह लो कि जो भी हमारे यहाँ पर रिच कल्चरल हेरिटेज है उनके प्रिजर्व करने की बात कही जा रही है और उसे रिनोवेट करने की बात कही जा रही है। हृदय स्कीम का जो मेन एम है वो अपने हेरिटेज को कंजर्व करना, अर्बन प्लानिंग को सही करना, और साथ ही साथ जो हमारी सिटीज हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। देखो अब क्या है कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ये है आपकी वीएनएस। अब बनारसी में जो ये हेरिटेज सिटीज होती हैं इनका जो मेन आप कह लो कि जो इकोनॉमिक जो आपका सोर्स है वो है टूरिज्म। टूरिज्म तभी होगा यहाँ पर जब इन सिटीज को जो है सही तरीके से कंजर्व किया जाएगा, सो दैट वहां का जो मेन अट्रैक्शन हो वो खराब ना हो, और साथ ही साथ वहां पर जो है सही तरीके से अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए। तभी जाकर और ज्यादा टूरिस्ट वहां पे आएंगे और उनके इकोनॉमिक सेक्टर को भी ग्रो, मतलब इकोनॉमी जो है उनकी और मजबूत होगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हृदय स्कीम के तहत देखी जा रही हैं। बेसिकली यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी देखी जाएगी, सिक्योरिटी देखी जाएगी, सेफ्टी, लाइवलीहुड, क्लीननेस, फास्टर सर्विस डिलीवरी। अब आप यहाँ पे जितने भी नाम देख रहे हो आप ये समझो कि एक टूरिस्ट के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी जाते हो तो आप चाहते हो कि वहां पे आपको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड हो, सेफ्टी हो, हर एक चीज की वहां पे प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो, चाहे वो हेल्थ हो और आपकी बाकी सर्विसेज हो, क्लीन हो सिटी। तो ये सारी चीजों को यहाँ पे फुलफिल करने की बात कही जा रही है इस स्कीम के तहत। ठीक है, हमने देख लिया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इन हर एक चीजों को इंप्लीमेंट कर रही है। तो ये तो हो गया मेन कंजर्वेशन का। अब वो हेरिटेज साइट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यहाँ पर अप्रूव करेगा, उन साइट्स के आसपास कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। साथ ही साथ उस पर्टिकुलर सिटी में अगर कोई कल्चरल सिटी है, उनका रोड्स, ड्रेनेज, फुटपाथ और जो भी लैंडस्केप है उन सारी चीजों को जो है सही किया जाएगा। हृदय ने 2019 में प्रॉपर जो है आप देखोगे 4 साल कंप्लीट कर लिए थे, और 2019 के डेटा के हिसाब से यहां पर उस वक्त तक 6,85,758 करोड़ रुपए का पूरा कंजर्वेशन और यहाँ पे रेनोवेशन प्रोग्राम चलाया गया है। देखो यहाँ पे मैंने एक मैप दिया हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम जो 12 सिटीज को यहाँ पे नेम किया गया था जिनके अंदर यहाँ पर जो हेरिटेज है उन्हें कंजर्वेशन और रेनोवेशन प्रोग्राम चलाए गए थे, उन सबकी लिस्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपकी युवा स्कीम फॉर यंग ऑथर्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। आप समझो इस चीज को कि आज की डेट में इंडिया के अंदर अपने प्रोफेशंस में लोग कुछ ही चीजों को देखते हैं एज अ प्रोफेशन, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर्स, सिविल सर्वेंट्स हो गए या फिर इस तरीके की चीजें। बहुत जरूरी है कि हम अब थोड़ा सा और प्रोफेशंस की तरफ जाएं। देखो क्या होगा कि अगर जितनी भी डेमोग्राफी है अपनी वो कुछ ही जॉब्स की तरफ भागेगी तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। इसलिए जरूरी है हमें और प्रोफेशंस भी क्रिएट करना ताकि और जॉब्स क्रिएट हो सकें। जब लोग अलग अलग प्रोफेशंस में जाएंगे तो ज्यादा लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड भी होंगे। आप फॉरेन कंट्रीज में देखोगे वो क्या जॉब करते हैं, कोई ऑथर है, कोई सिंगर है, बट आज इंडिया में अगर देखा जाए तो सिंगिंग एक प्रोफेशन के रूप में बहुत ही कम परसेंटेज है जो लोग, जिनकी फैमिलीज जो है यहाँ पे देखती हैं। तो इस तरीके की इनसिक्योरिटीज जो है यहाँ पर अभी भी भारत में जो एक सोशल आप कह लो सोसाइटी है वहां पर देखी जा रही है। तो यहाँ पर एक शुरुआत की गई है स्पेशली जो है यहाँ पे राइटर्स की प्रोफेशंस को लेकर, कि यहाँ पर हम एक रीडिंग और ऑथरशिप को भी एक प्रोफेशन की तरह देखें। युवा स्कीम फॉर यंग ऑथर शुरू किया गया है। इसके तहत 75 राइटर्स को जो है पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जो कि 30 साल से कम के होंगे यहाँ पर।
यहाँ पर उन राइटर्स को हर एक यहाँ पे एक्सपोजर मिलेगा जो उनकी राइटिंग स्किल्स को और यहाँ पर सुधारेगा। साथ ही साथ यहाँ पर पूरी की पूरी ये 6 महीने तक जो है ये पूरी इंटर्नशिप चलाई जाएगी और उसके तहत आपको हर महीने 50,000 का यहाँ पे स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। देखो यहाँ पर ये एक ऐसा विंडो प्रोवाइड करा रहे हैं इस स्कीम के तहत जहां पे एक नॉर्मल जो एक लोकल ऑथर भी है वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकता है। इस स्कीम के तहत वेरियस जेनर्स को कवर किया गया है, जैसे आपका फिक्शन हो गया, नॉन फिक्शन, ड्रामा, पोएट्री, किसी भी तरीके के आप कह लो कि राइटिंग स्टाइल हो, आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हो, बट यहाँ पे आपको टैलेंट की जरूरत है। देखो यहाँ पे एक पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। यहाँ पे एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाए जाएंगे, उसके बाद सबसे यहाँ पे सबके राइटिंग डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया जाएगा। फिर उस राइटिंग डॉक्यूमेंट से कुछ शॉर्टलिस्ट करके देन अगेन यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर 75 राइटर्स को सेलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 2 फेज में पूरा का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जाएगा। ये पूरी की पूरी स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत चल रही है और एग्जीक्यूट कौन करेगा? द नेशनल बुक ट्रस्ट, ये एक बॉडी है, ठीक है, यही है एपेक्स बॉडी जो इन सारी चीजों को देखेगी। अब यहाँ पर जो 75 राइटर्स सेलेक्ट हुए हैं उनका ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है पहले 3 महीने का, यहाँ पर देखोगे आप कि यहाँ पे 2 वीक्स का जो प्रोग्राम है उसमें आपकी राइटिंग जो स्किल है उस पर काम किया जाएगा और कई आपको ऑनलाइन और फिर उसके बाद अलग अलग नेशनल कैंपस लेके जाएंगे जहां पे आपको इन सारी चीजों को, अपने राइटिंग एक्सपीरियंस को, अपनी राइटिंग स्किल को और एनहेंस करने का मौका मिलेगा। और ये सारी चीजें एनबीटी ही देख रहा है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बॉडी है। नेक्स्ट देखो, फिर अगले 3 महीने में यहाँ पर कई सारे आपको बुक फेयर्स, लिटरेरी फेस्ट और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में ले जाया जाएगा सो दैट आपको एक्सपोजर मिले, वहां जाकर आप लोगों से इंटरेक्ट करो और इस जो राइटिंगशिप की इंडस्ट्री है उसके बारे में और जानो। यहाँ पर देखो जो भी कोई अगर ऐसी अच्छी बुक निकलती है तो एनबीटी उसे पब्लिश भी कराएगी और साथ ही साथ पब्लिश कराने के साथ साथ जो भी यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 10% जो है वो राइटर्स को देगी। राइटर्स यहाँ पे 10% रॉयल्टी है, मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया है। वैसे हमने रॉयल्टी के बारे में वीडियो में अपने पढ़ा था जब हम माइंड्स डिस्कस कर रहे थे रॉयल्टी रेट्स को। तो देखो रॉयल्टी अब आप समझ रहे हो कि क्या होती है, तो यहाँ पे 10% रॉयल्टी जो है वो राइटर को दी जाएगी। साथ ही साथ अगर कोई ऐसी बुक है जो बहुत ही ज्यादा अगर फेमस हो रही है, पॉपुलर हो रही है, तो यहाँ पर ट्रांसलेशंस भी अवेलेबल है। देखो क्या है कि इसके तहत हम जो है लोकल और जो कि अपने मदर टंग में भी जो है बुक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भारत के कल्चर को जो है और हाई लेवल पर ले जाने की बात कही जा रही है। तो ये सारी चीजें इस पूरी स्कीम में कवर की गई हैं। नेक्स्ट है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट सहकार मित्र स्कीम। देखो ये जितनी भी स्कीम्स मैं पढ़ा रही हूँ इनका अलग अलग और कितना बड़ा आप कह लो कि इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी में, ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ये हमारा प्रेजेंट जो पूरा सिस्टम है, एम्प्लॉयमेंट है, इन सारी चीजों को और एनहेंस करने के लिए ही बनाई जा रही है। अभी जो ये सहकार मित्र है इसमें आप देखने वाले हो कि यहाँ पर स्टार्टअप्स जो हमारे यूथ हैं उन्हें और बिजनेसेस की जानकारी हो और वो कोऑपरेटिव सेक्टर में काम कर सके, इसके लिए शुरू किया गया है। देखो बिजनेस बहुत जरूरी है। अगर आप अमेरिकन इकोनॉमी को देखोगे, कैपिटलिस्ट देखोगे, तो वहां पे देखोगे कि मोस्टली छोटे बिजनेसेस ही सही बट सक्सेसफुल बिजनेस होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए उनकी जो मेन ग्रोथ का कारण है वो चीज वही है। यहाँ पे हमें स्टार्टअप्स बहुत जरूरी हो चुके हैं, क्योंकि क्या होता है, स्टार्टअप्स होते क्या है, वो एक सोल्यूशन है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर देखो सहकार मित्र जो है वो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो बॉडी है वो देख रही है। और यहाँ पे जितने भी यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको मौका मिलेगा कि वो एनसीडीसी के साथ काम करें और जो भी उनकी स्किल है उसको और एनहेंस करें, और ज्यादा नॉलेज और किस तरीके से यहाँ पर कोऑपरेटिव सेक्टर में काम किया जाता है वो सारी चीजों को जाने, ठीक है। यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो मिनिस्ट्री है इसके लिए वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये मिनिस्ट्री जो है इस स्कीम को संभाल रही है और एनसीडीसी जो है वो एक बॉडी है जो इस हर चीज को इंप्लीमेंट करेगी, ठीक है। बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने इसके पीछे आइडिया दिया कि जो हमारे आत्मनिर्भर भारत का, जो सेल्फ रिलायंट इंडिया बनने का जो रास्ता है, वो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे यूथ हैं वो स्टार्टअप्स के बारे में सीखें, ठीक है। क्या है इस पूरी स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव? जो प्रोफेशनल है वो एनसीडीसी के साथ काम करेंगे,
वहां पर एनसीडीसी उन्हें कोऑपरेटिव बिजनेस मॉडल्स के बारे में बताएगी सो दैट वो स्टार्टअप कोऑपरेटिव में और इंगेज हो सके। ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत बड़ा रोल आता है एफपीओस का। यहाँ पर फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम करने का मौका मिलेगा। ये क्यों चीज की जा रही है, देखो फार्मर्स एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमें अभी बहुत सारी समस्याएं जो है ऐसी हैं जिनका हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। सोल्यूशन कैसे मिलेगा, जो हमारे यूथ हैं वो जब एग्रीकल्चरल सेक्टर को वहां पे एफपीओ के साथ काम करेंगे तो वहां की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और जब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे उसके बाद हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। तो यही बेसिकली होता है एक स्टार्टअप के तरीके से। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी जा रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वोकल फॉर लोकल का जो आइडिया है उसे भी बढ़ाने का। क्या होगा इससे, देखो जब यहाँ पर युद्ध जो है हमारा ज्यादा से ज्यादा जानेगा स्टार्टअप्स के बारे में, तो आप देखोगे कि बहुत छोटे छोटे शहरों में बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट्समैन हैं, आर्टिशियंस हैं जो बहुत ही अच्छे जो है आर्ट्स बनाते हैं, बट उन्हें आइडिया नहीं है कि वो उसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक कैसे ले जाएं, कैसे वो उससे अपना इनकम ऑफ सोर्स जनरेट करें। तो यहाँ पर इसीलिए आप समझो कि वोकल फॉर लोकल, जब उन्हें ये आइडिया होगा कि हम ये सारी चीजें करके इस प्रोसीजर के थ्रू अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचा सकते हैं और उससे पैसा बना सकते हैं, तब जाकर वहां पर उन जो लोकल आर्टिशियंस हैं उनकी इनकम बढ़ेगी। तो आप कनेक्शन समझो कि ये कितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। तो यहाँ पर वोकल फॉर लोकल को भी प्रमोट किया जा रहा है इस स्कीम के थ्रू। नाउ कमिंग टू लास्ट सेगमेंट ऑफ अवर वीडियो। सी आज का क्वेश्चन है एनबीटी से, नेशनल बुक ट्रस्ट ये इसकी स्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस ईयर में की थी? जल्दी से जल्दी आप इस सभी जो है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करो। साथ ही साथ अगर इस लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट parchamclasses.in पर जा सकते हो। सी पीडीएफ्स बहुत जरूरी हैं, ये 10 इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, एटलीस्ट इनकी नोट्स आपके पास प्रिपेयर हो जाएगी। ये एग्जाम में आपको फास्ट रिवाइज करने में बहुत हेल्प करने वाली है। टू द पॉइंट हर एक चीज मेंशन की गई है और मैप्स भी इंक्लूडेड है जहां जरूरी है। तो जरूर से पीडीएफ लो, हमारी वेबसाइट पे जाओ parchamclasses.in पे और इस क्वेश्चन का आंसर करो कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर।